हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हीट रिकवरी वीआरएफ की कूलिंग साइकिल और हीटिंग साइकिल को समझेंगे। इस सिस्टम को दोस्तों 3 पाइप सिस्टम भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आपने वीआरएफ सिस्टम के पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देख लें, तभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा। हीट रिकवरी वीआरएफ साइकिल को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हीट रिकवरी वीआरएफ सिस्टम क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, हीट रिकवरी वीआरएफ या वीआरवी कूलिंग टाइप वीआरएफ और हीट पंप वीआरएफ से एडवांस होता है। इस सिस्टम में दोस्तों 2 साइकिल्स एट अ टाइम चलती हैं, एक हीटिंग की और एक कूलिंग की। और इसमें आप एक टाइम में कूलिंग भी कर सकते हैं और एक ही टाइम में हीटिंग भी कर सकते हैं, या फिर सब कमरों में कूलिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 40 कमरे हैं तो 20 कमरों में हम एक ही टाइम में कूलिंग भी कर सकते हैं और बाकी के बचे हुए 20 कमरों में हम एक ही टाइम में हीटिंग भी कर सकते हैं। या फिर दोस्तों 40 के 40 कमरों में हीटिंग भी कर सकते हैं और कूलिंग भी कर सकते हैं। हीट पंप में दोस्तों क्या होता था, उसमें सिर्फ हम एक ही टाइम में या तो सिर्फ कूलिंग कर सकते थे या फिर सिर्फ हीटिंग कर सकते थे। लेकिन हीट रिकवरी सिस्टम में दोनों इफेक्ट एक साथ लिए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर इस सिस्टम के फायदे और नुकसान की बात की जाए तो इस सिस्टम को वहां पर लगाना चाहिए जहां पर 2 तरह के मौसम पाए जाते हैं, यानी गर्मी का मौसम भी हो और सर्दी का मौसम भी हो। अगर आपको एक टाइम में हीटिंग और कूलिंग दोनों की ज़रूरत पड़ती है तो फिर यह सिस्टम आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर आपको गर्मी के मौसम में हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर इस सिस्टम की जगह आप हीट पंप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, रिकवरी सिस्टम में पार्ट्स को समझते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों कंप्रेसर लगे हुए हैं। ये कंप्रेसर दोस्तों इन्वर्टर है और ये नॉन इन्वर्टर है। ये अकोमोडेटर है, ये ऑयल सेपरेटर्स हैं, ये दोस्तों रिवर्सिंग सोलेनॉइड वाल्व है, ये हीट एक्सचेंजर है क्योंकि इसको हम कंडेंसर नहीं कह सकते। ये कूलिंग और हीटिंग साइकिल में चेंज होता रहता है। ये दोस्तों नॉन रिटर्न वाल्व लगे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व हैं, ये ब्रांच ट्यूब्स हैं। ये कैसे काम करती हैं ये हम आगे साइकिल में समझते हैं। ये दोस्तों एवेपोरेटर्स हैं, यानी कि इंडोर यूनिट्स। और ये लाइट्स दोस्तों उन लाइंस को इंडिकेट करती हैं कि रेड लाइन हीटिंग की है, ब्लू लाइन लिक्विड की है और पिंक लाइन वेपर की है। तो अभी दोस्तों हम हीट रिकवरी वीआरएफ की कूलिंग और हीटिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन 2 इंडोर यूनिट्स में कूलिंग हो रही है और इन 2 इंडोर यूनिट्स में हीटिंग हो रही है। तो ये सब कैसे हो रहा है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कूलिंग मोड ऑन करने के लिए रिवर्सिंग वाल्व में एक वाल्व ऑन रहेगा और एक बंद रहेगा। ये जो पार्ट है दोस्तों, ये आउटडोर है और ये पार्ट इंडोर का है। तो स्टार्ट करते हैं आउटडोर कंप्रेसर से। कंप्रेसर दोस्तों क्या करता है, ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, जिसके बाद रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर भी बढ़ जाते हैं। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन से इस वाल्व में आएगा। अब ये वाल्व आप दोस्तों देख सकते हैं, ये खुला हुआ है। यह रेफ्रिजरेंट इस वाल्व में भी गुजरेगा और साथ ही इस लाइन से होता हुआ इन सेपरेशन ट्यूब्स में भी आ जाएगा और साथ ही इन ब्रांच कंट्रोलर्स में भी आ जाएगा। तो जब इस वाल्व से रेफ्रिजरेंट गुजरेगा तो सीधा इस लाइन से हीट एक्सचेंजर में आ जाएगा। अब दोस्तों रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर हाई है, तो जैसे ही कंडेंसर में आ जाएगा तो रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में कन्वर्ट करेगा, जिसके बाद रेफ्रिजरेंट कंडेंस होने के बाद ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है और लिक्विड में चेंज होने के बाद यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व से गुजरेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व बंद है, इसलिए नॉन रिटर्न वाल्व से गुजरने के बाद इस लिक्विड लाइन से इन सेपरेशन ट्यूब्स में आ जाएगा। अब दोस्तों आगे ब्रांच कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। अब हमने इस फर्स्ट इंडोर यूनिट में कूलिंग करनी है, तो इसलिए जो हीटिंग लाइन है उसका जो वॉल है वो बंद है, इस पर क्रॉस लगा हुआ है। और जो लिक्विड लाइन है उसका वाल्व खुला हुआ है। तो रेफ्रिजरेंट इस वाल्व से गुजर कर आगे वाल्व्स में आएगा।
अब यहाँ पर भी दोस्तों दो वाल्स हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल है वो खुला हुआ है और जो नॉन रिटर्न वाल है वो बंद है। तो रेफ्रिजरेंट इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल से जब गुजरेगा तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और रेफ्रिजरेंट कमरे की हीट को अब्जॉर्ब करेगा और कमरा ठंडा हो जाएगा और रेफ्रिजरेंट वेपोराइज होने के बाद वापस ब्रांच कंट्रोलर में आएगा। अब दोस्तों ये सेंटर वाला वाल्व बंद है, इसलिए रेफ्रिजरेंट इस लाइन से होकर ब्रांच कंट्रोलर से बाहर निकलकर इस सेपरेशन ट्यूब में आएगा और फिर वेपर लाइन से होता हुआ वापस सक्शन लाइन से अकोमोडेटर में और फिर कंप्रेसर में आ जाएगा, जिसके बाद दोस्तों फर्स्ट रूम में कूलिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह दोस्तों सेकंड रूम में भी होगा। यहाँ पर हमने कूलिंग करनी है तो सेम प्रोसेस होगा। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो इस सेपरेशन ट्यूब में आएगा, इसके बाद ब्रांच कंट्रोलर में आएगा। अब ये जो हीटिंग वाल है ये बंद है और लिक्विड वाल खुला है, तो रेफ्रिजरेंट इस वाल से आगे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल से गुजरेगा और रूम में आएगा और रूम की जो गर्मी है दोस्तों उसको एब्जॉर्ब करेगा, जिसके बाद वापस इस वेपर लाइन से कंट्रोलर में आएगा और कंट्रोलर से दोस्तों सेपरेशन ट्यूब में से गुजरकर सक्शन लाइन से यहाँ पर अकोमोडेटर में आएगा और फिर कंप्रेसर में चला जाएगा। इसी तरह दोस्तों सेकंड रूम में भी ये साइकिल कंप्लीट होती है। अब दोस्तों हम थर्ड यूनिट की साइकिल को समझते हैं जहाँ पर हीटिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखें तो जो हीटिंग लाइन है वो यहाँ पर इन ब्रांच ट्यूब में आई हुई है। तो हीटिंग मोड में जो हीटिंग वाल है वो खुला हुआ है और लिक्विड वाल बंद है। इस ब्रांच में अगर आप देखें तो इसमें हीटिंग का ये वाल बंद था और कूलिंग का ये वाल खुला हुआ था, जबकि इस ब्रांच में ये वाल खुला हुआ है और ये कूलिंग का वाल बंद है। अब दोस्तों जो रेफ्रिजरेंट है वो ब्रांच से गुजरने के बाद इस लाइन से एवापोरेटर कॉइल में आ जाएगा। अब दोस्तों रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से ज़्यादा है, जिससे रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी रूम के टेम्परेचर में फेंकेगा और रूम गर्म हो जाएगा। अब जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस होने के बाद लिक्विड में हो जाएगा, तो जब यहाँ पर एवापोरेटर कॉइल के एंड में आ जाएगा तो वो टोटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो इस नॉन रिटर्न वाल से गुजरेगा, क्योंकि दोस्तों जो एक्सपेंशन वाल है वो बंद है, इसमें क्रॉस लगा हुआ है, तो इसलिए जो रेफ्रिजरेंट है वो नॉन रिटर्न वाल से गुजर कर इस लाइन से होता हुआ कंडेंसर में आएगा और कंडेंसर से गुजरने के बाद सक्शन लाइन से कंप्रेसर में आ जाएगा। तो हीटिंग मोड में दोस्तों ये कमरा गर्म हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस दूसरे इंडोर यूनिट में भी होगा और इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है, रूम में हीटिंग प्रोड्यूस होती रहती है। तो इस तरह दोस्तों हीट रिकवरी सिस्टम में हम एट अ टाइम कूलिंग भी कर सकते हैं और एक ही टाइम में हीटिंग भी कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।